हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन, इसका दूसरा और अंतिम भाग। इससे पहले हमने एक भाग इसका पढ़ लिया है जिसमें हमने कुछ लेसन इसका कवर कर लिया था और बाकी का जो बचा हुआ लेसन है हम इस वीडियो लेक्चर में उसको पूरा करेंगे। बेटा, इससे पहले का जो पहला पार्ट था उसमें हमने यहाँ तक इस लेसन को पढ़ लिया था, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लिया था जिसमें एम हेमिल बता रहे थे फ्रांस को कि आप अगर अपनी पढ़ाई के प्रति अच्छे नहीं हो तो इसमें केवल आपका दोष नहीं है। इसके लिए वो ब्लेम करते हैं उनके पेरेंट्स को, क्योंकि वो उन्हें पढ़ने ना देकर मिल में किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजते थे ताकि कुछ पैसा कमाया जा सके। और पेरेंट्स के अलावा वो खुद को भी ज़िम्मेदार बताते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, एम हैमिल ने भी बहुत ज़्यादा एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं पढ़ाया। कई बार ऐसा होता था कि वो बच्चों को अपने फ्लावर में पानी डालने के लिए भेज देते थे, या कभी कभी उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था तो वो उनकी छुट्टी दे देते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। कह रहा है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब वन थिंग से, एक चीज़ से, अनदर दूसरी चीज़ तक, मतलब उन्होंने कभी एक चीज़ की बात की फिर दूसरी चीज़ की बात की। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक, वेंट ऑन टॉक, वेंट ऑन का मतलब होता है कोई काम करते जाना, तो क्या करते गए वो, वेंट ऑन टू टॉक, बात करते गए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। क्या बताया उन्होंने, उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, क्लियरेस्ट का मतलब होता है सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और मोस्ट लॉजिकल का मतलब सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण। और बताया उन्होंने दैट वी मस्ट गार्ड इट, वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अमोंग अस, अपने बीच, हमें अपने बीच में इसकी रक्षा करनी होगी या इसको संभाल के रखना है, बचा के रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं है। अब रीज़न बताते हैं उसका, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इन स्लैब, कहते हैं जब कोई पीपल होता है, कोई राष्ट्र होता है, आर इन स्लैब, उस राष्ट्र के लोग इन स्लैब हो जाते हैं। इन स्लैब का मतलब होता है गुलाम। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और कहते हैं जब तक दे होल्ड फास्ट, होल्ड का मतलब पकड़े रहते हैं या जमे रहते हैं, साथ में रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा की, अपनी भाषा के साथ में रहते हैं, अर्थात अपनी भाषा को अपनाए रहते हैं। तो एज इट, तो इट इज़ एज इफ दे हैड अ की टू देयर प्राइजन, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, टू देयर प्राइजन, अपने प्राइजन की, अपने प्राइजन की, जेल की, जिस जेल में वो स्लैब हैं, कैद करके रखा गया है, उसकी उनके पास क्या है, चाबी है। तो एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं वो बताते हैं। पहले देखो एम हैमिल हैं, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने वन थिंग से अनदर थिंग की बात की, मतलब सभी चीज़ों की बात की। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में भी बताया, और बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा है, और द क्लियरेस्ट है, सबसे स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे लॉजिकल है। तो तीन वर्ड आपको लैंग्वेज के बारे में याद रखने हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के जो उन्होंने बोला एम हैमिल ने कि मोस्ट ब्यूटीफुल है, द क्लियरेस्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें अपनी भाषा को गार्ड करना है, हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी है, इसको संभाल के रखना है और इसको कभी भूलना नहीं है। अब उसका कारण बताते हैं कि क्यों संभाल के रखना है, क्यों नहीं भूलना है। तो कहते हैं बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इन स्लेव, जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है, किसी भी राष्ट्र के लोग जब गुलाम हो जाते हैं,
ठीक है। तो अगर उनके पास उनकी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज को अपनाए हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास अपनी जेल की, जिस जेल में उनको कैद करके रखा गया है, गुलामी की जेल में जिसमें कैद करके रखा गया है उनको, तो उस जेल की मान लो उनके पास चाबी होती है। लेकिन कब? जब उनको उनकी लैंग्वेज आती है, राइट। आगे लिखा है देन ही ओपेंड आ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। तब उन्होंने किया कि यह ओपेंड अ ग्रामर, ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और रीड अस अवर लेसन, हमें हमारा पाठ पढ़ाया। अब कह रहा है आई वॉज एमेज्ड, मैं हैरान हो गया, टू सी, यह देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं उसको कितने अच्छे से, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितने अच्छे से उसको समझ गया। मतलब जो उन्होंने ग्रामर में पढ़ाया तो मैं कितने अच्छे से मुझे वो समझ में आया, इस बात पे मुझे हैरानी हुई। कह रहा ऑल ही सैड सो सीम्ड सो ईजी, ऑल ही सेड, जो जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, वो कैसा दिखाई दिया मुझे? बहुत ही आसान, सो ईजी, बिल्कुल आसान। फिर कह रहा है आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर, आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतने केयरफुली सुना नहीं, पहले कभी मैंने इतनी सावधानी पूर्वक सुना नहीं। एंड दैट, और मैंने ये भी सोचा कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी बताया नहीं, एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, एवरीथिंग मतलब सब चीज़ों को, प्रत्येक चीज़ को, विथ सो मच पेशेंस, इतने ज़्यादा धैर्य के साथ, पेशेंस मतलब धैर्य। सो यहाँ ग्रामर जो उसको समझ में आया ना, उसके वो दो रीजंस बताता है कि एक तो ऐसा कि मैंने मतलब इससे पहले कभी इतनी सावधानी पूर्वक सुना नहीं था, शायद इसलिए मुझे समझ में आया, और या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी जो मेरे टीचर थे MML, उन्होंने कभी चीज़ों को इस तरह से इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं किया, बताया नहीं, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने उस दिन बताया। कह रहा इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। अब कह रहा इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ जैसे, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, जो पुअर मैन MML को बोला गया है कि बेचारा वो व्यक्ति वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था, ऑल ही न्यू, ऑल मतलब सब कुछ, ही न्यू जो वो जानता था, जो कुछ भी जानता था, जो भी उसे आता था, ऐसा लग रहा था लगभग वो सारा कुछ देना चाहता है, बिफोर गोइंग, अभी जाने से पहले। उन्हें देखो उस दिन, अगले दिन जाना भी था क्योंकि नए टीचर आने वाले थे, तो कह रहा है कि वो जाने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे लगभग सब कुछ देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट इनटू ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एंड पुट इट ऑल, और इस सब को डालना चाहते, इनटू अवर हेड्स, हमारे दिमाग में इन सभी चीज़ों को डालना चाहते हैं, एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में सारा कुछ हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं, राइट। आगे है आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा काय का लेसन हुआ? राइटिंग का, मतलब ग्रामर के बाद, ग्रामर पढ़ाया, ग्रामर के बाद उन्होंने लिखने का काम कराया। अब जब लिखने की बारी आई तो कह रहा दैट डे, उस दिन, M. Hamill हैड न्यू कॉपीज, M. Hamill के पास हैड न्यू कॉपीज, नई कॉपीज थी, फॉर अस, हमारे लिए, मतलब लिखने के लिए वो खुद ही कॉपी लेके आए थे। रिटिन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिनमें रिटिन मतलब लिखा हुआ था, इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, और राउंड हैंड मतलब ऐसे गोल आकृति में, इस तरह से गोल आकृति थी, तो उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेस, क्या लिखा था? अल्सेस, फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे क्या हो रहा हो कि पूरे स्कूल रूम में हर जगह फ्लैग्स, जो फ्रांस का फ्लैग है, झंडा है, वो क्या हो रहा हो? तैर रहा हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और कैसे? जैसे हंग फ्रॉम द रोड, उसको किसी रोड से, छड़ से लटकाया गया हो, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारे कहाँ रखी हुई थी वो? हाँ, हमारी जो डेस्क थी उनके ऊपरी हिस्से में जो वो कॉपियाँ रखी हुई थी, उनको देख के ऐसा लग रहा था। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। अब कह रहा है यू आउट टू हैव सीन, आपको देखा होना चाहिए,
या आपको देखना चाहिए, मतलब देखने लायक चीज़ थी कि हाउ एवरीवन, कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क, अपने अपने काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी वहाँ पर, प्लस सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और पूरी तरह से एक शांत माहौल था, राइट। इसके बाद कह रहा है द ओनली साउंड, जो एकमात्र आवाज़ थी, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। अब जो एक आवाज़ आ रही थी क्लास के अंदर, वो क्या की आवाज़ थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेन्स के रगड़ने की। स्क्रैचिंग मतलब रगड़ना, जब हम किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रगड़ते हैं तो जो वो साउंड आता है वहाँ पे, वो स्क्रैचिंग कहलाता है। तो स्क्रैचिंग द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर जो पेन्स रगड़ा जा रहा था उसकी मात्र एक आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स, एक बार कह रहा है कि कुछ बीटल्स, कीड़े वगैरह, फिल्यू इन, अंदर उड़ के आ गए, बट नो बडी पैड एनी अटेंशन, लेकिन कह रहा है किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू दैम, उन पर, मतलब इतने बिजी थे अपने अपने काम में सब लोग, कि जो बीटल्स आ गए, कुछ कीड़े वगैरह उड़ के अंदर आ गए क्लासरूम के, तो किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कह रहा है नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, अब जो सबसे छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, उनने भी कह रहा है किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे छोटे बच्चे थे, उनने तक ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या कर रहे थे, हु वर्क, जो कार्य कर रहे थे, राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपनी अपनी क्या बना रहे थे, मछली है, वो जो कागज़ से मछली वगैरह बनाई जाती हैं, मछली वाली जो नाव बनाते हैं, वो चीज़ वो बना रहे थे, तो उनने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रांस, ठीक है, कैसे, जैसे वो भी क्या हो, फ्रांस हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूब्ड वेरी लो, अब एक और दृश्य बता रहा है, एक चीज़ और चीज़ बता रहा है कि जो छत था, ऑन द रूफ, छत पर, पिजन्स कूड वेरी लो, जो पिजन्स थे, कबूतर थे, कूड वेरी लो, ठीक है, बहुत ही धीमी आवाज़ में क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, वो कह रहा है मैंने अपने आप में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग जो जर्मनी के लोग हैं, ठीक है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो उन कबूतरों से भी जर्मन में बुलवाएंगे या जर्मन में गवाएंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, बड़ी इमोशंस वाली बात बोली है कि देखिए, जब वो बच्चा है ना फ्रांस, वो इतना इस तरह से परेशान है, इतना विचार में मग्न है कि ठीक है, वो सोच वो क्या उसके मन में चल रहा है कि भाई हमसे हमारी भाषा छीन ली गई है, अब हमारी भाषा, अब हमें हमारी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, इंसानों से तो छीन ली जाएगी। तो जब वो कबूतरों की आवाज़ सुनता है, कबूतरों का बोलना सुनता है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्या वे जो लोग हैं जर्मनी वाले, क्या कबूतरों से भी उनकी भाषा छीन लेंगे, इवन द पीजन्स, कबूतरों से भी, ठीक है। तो एक बच्चा है, मतलब बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब यहाँ एक बड़े अच्छे तरीके से लेसन्स के अंदर हमें बताया जा रहा है। आगे कह रहा है व्हेन एवर आई लुक्ड अप, जब भी मैंने ऊपर को देखा, मतलब मैं लिख रहा था, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने से, अपने लिखने के काम को थोड़ा सा हटकर, जब भी मैंने ऊपर को देखा तो आई सा एम हैमिल, तो मैंने एम हैमिल को देखा सिटिंग मोशनलेस, सिटिंग मोशनलेस मतलब बिना कोई मूवमेंट किए वो बैठे थे, हिल डुल नहीं रहते, बिना हिले डुले बैठे थे, इन चेयर, अपनी चेयर में, एंड गेजिंग, और देख रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक चीज़ को, देन एट अनदर, कभी दूसरी चीज़ को, मतलब क्लासरूम के अंदर जितनी चीज़ें वहाँ पे टंगी हुई थी, लगी हुई थी, तो कभी एक चीज़ को देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ को, बिल्कुल मोशनलेस बैठे थे, किसी भी तरीके से कोई हिल डुल नहीं रहे थे। एज इफ, ऐसा लग रहा था उन्हें देख के मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, उस तस्वीर को कि किस तरह से एवरीथिंग लुक्ड, प्रत्येक चीज़ दिख रही थी, प्रत्येक चीज़ कैसी दिख रही थी, शायद इस तस्वीर को वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। इन दैट स्कूल रूम, उस स्कूल रूम में, फैंसी, कल्पना करिए, फॉर 40 ईयर्स, कितने साल तक, 40 साल तक, वो उनके बारे में बता, एम हैमिल की सर्विस के बारे में बता रहा फ्रांस, कि फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से, ही हैड बीन देयर, वो वहाँ थे, इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, एक ही जगह पर कितने साल से थे, 40 साल से, विद हिज गार्डन, उनका गार्डन भी था, आउटसाइड द विंडो, कहाँ, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट मतलब वैसे के ही वैसे थे, जो के त्यों थे, मतलब उनमें कुछ नहीं बदला था, ठीक है। अगर परिवर्तन हुआ था तो किसमें, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, जो डेस्क और बेंचेस थी
हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो क्या हो गई थी, वॉर्न मतलब एक लंबे समय से यूज़ होने के बाद थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी। और डेस्क के बारे में आपने देखा हो, जो डेस्क बेंचेस होती हैं हम उनको यूज़ करते रहते हैं, बैठते रहते हैं, तो मतलब वो पहले नई होती हैं तो खुरदुरी होती हैं, और जब हम उसको यूज़ करते रहते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, तो उसको हम स्मूथ बोलते हैं। अब बोल रहा है तो वेलनट ट्री, और जो वहाँ पे वेलनट के अखरोट के पेड़ थे इन द गार्डन, बगीचे के अंदर, वह टालर, वो थोड़े से लंबे हो गए थे। ठीक है, पेड़ तो लंबे होते ही रहते हैं। एंड द होप वाइन, और एक होप वाइन थी, उन्होंने बेल लगाई हुई थी, अंगूर की बेल, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो एम हैमिल ने खुद ही लगाई थी। ट्रेंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो कहाँ से, विंडो से होकर कहाँ तक पहुँच गई थी, छत तक पहुँच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, अब कह रहा है हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, इन सभी चीज़ों ने किस तरह से उनका ब्रोकन हिज हार्ट, उनके हृदय को तोड़ा होगा, उनके हृदय को तकलीफ पहुंची होगी इन सब चीज़ों को देखकर। टू लीव इट ऑल, जब वो इन सबको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा जो उन्होंने खुद किया है, तो इसको देखकर उनके जो हृदय है उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, यू कांट इमेजिन। अब कह रहा पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबो, अब कह रहा है टू हियर हिज सिस्टर, उनकी सिस्टर की आवाज़ को सुनकर, अपनी सिस्टर की आवाज़ को सुना, जो क्या कर रही थी, मूविंग अबाउट, इधर उधर टहल रही थी, इन द रूम एबो, ऊपर के कमरे में। ठीक है, अब वो क्यों टहल रही थी इधर उधर, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने जो सामान वगैरह था उसको पैक कर रही थी, क्योंकि उनको जाना था ना। ठीक है, तो जब वो आवाज़ सुनी कि उसकी सिस्टर इधर उधर मूव कर रही हैं, तो वो समझ गए कि भाई जाने का टाइम हो गया। दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनको क्या करना था, वो कंट्री छोड़ के नेक्स्ट डे जाना था, गांव छोड़कर या शहर छोड़कर या देश छोड़कर अगले दिन निकलना था उन्हें। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके अंदर साहस थी, टू हियर एवरी लेसन, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन सुनने की, टू द वेरी लास्ट, टू द वेरी लास्ट मतलब अंत तक, अर्थात वो दुखी तो थे क्योंकि उन्हें छोड़कर जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई कि हियर एवरी लेसन, कि वो सब कुछ सुनेंगे, टू द वेरी लास्ट, वेरी लास्ट मतलब बिल्कुल अंत तक। अब कह रहा आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा काय का लेसन हुआ, हिस्ट्री का हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड, के बाद द बेबी चैंटेड, जो बच्चे थे उन्होंने चैंटेड किया, उच्चारण किया, काय का, बा बे बी बो बू, ये बा बे बी विशेष तौर पे जो अल्फ़ाबेट हैं, फ्रांस के अल्फ़ाबेट हैं, जैसे अपने यहाँ आ ई ए या ए बी सी डी इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो ये फ्रांस के अल्फ़ाबेट हैं, बा बे बी बो बू, तो ये बच्चों ने दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, बैक ऑफ द रूम में, कमरे के पीछे हिस्से में, जो ओल्ड हॉस्टर था, हैड टू पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अब उसने क्या करा था, चश्मा जो पहले वो उतार के रखा हुआ था ना अपने प्राइमर में उसने, तो ओल्ड हॉस्टर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो वो उसका प्राइमर था, प्राइमर मैंने बताया हुआ था पहले पार्ट में कि प्राइमर किस बुक को कहते हैं, तो प्राइमर को वो पकड़े हुए था इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी बच्चों के साथ में उन लेटर्स को बोल रहा था, भाई वो भी बच्चा बन गया था। ठीक है, सारे के सारे बच्चे बन गए थे अपने टीचर के सामने आज, क्योंकि सब कोई सम्मान देना चाहते, सब बड़े ही एहसानमंद थे। ठीक है, अपने टीचर के, तो पूरी श्रद्धांजलि के साथ, पूरे कह सकते हैं हम कि पूरे डिवोशन के साथ वहाँ पे पढ़ने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए वहाँ पे सब कुछ बैठे हुए थे। ठीक है, तो यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू, कि वो भी वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, और इमोशंस के कारण उसकी जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, काँप रही थी, मतलब वो जब वो बाबे भी बोल रहा था ना, तो उसकी आवाज़ को देख के लग रहा था कि भाई ये भी फुल ऑफ इमोशंस है एकदम। ठीक है, रो रहा है, उसके साफ अक्षर नहीं निकल रहे हैं। इन इट वॉज सो फनी, कह रहा है ये बड़ा फनी था, टू हियर हिम, उसको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हमें मतलब इतना फनी था कि हम सबको क्या आ रही थी, हंसी आ रही थी, एंड क्राई, और रोना भी आ रहा था। आहा, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, फ्रांस कह रहा है वाह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पार्ट। आगे है ऑल एट वंस, ऑल एट वंस मतलब होता है अचानक ही। द चर्च क्लॉक स्टक 12, जो चर्च की क्लॉक थी, गिरजाघर की घंटी थी, वहाँ पे क्या बज गए, 12 बज गए। देन द एंगुलस, फिर वहाँ पे एक प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पिट्स ऑफ द प्रसियन
और जो पर्शियन सोल्जर थे सुबह जो ड्रिलिंग के लिए निकले थे ना, तो उनके जो ट्रम्पेट थे, उनकी जो भोंपू वगैरह था, जो भोंपू बजा रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से वो लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, उनकी जो ट्रम्पेट की आवाज़ थी वो कहाँ, अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़की के पास सुनाई दी। ठीक है, तो एम हैमिल स्टूड अप, अब एम हैमिल जो थे बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, बहुत ही उनका जो चेहरा है पीला सा पड़ गया, एकदम कोई रौनक नहीं है, कोई खुशी चेहरे से नहीं झलक रही है, एकदम पूरी तरह से दुखी हैं। इन हिज चेयर, क्या हो जाते हैं वो अपनी चेयर में खड़े हो जाते हैं, क्या रहा, आई नेवर सा हिम सो लुक सो टॉल, आई नेवर सा हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लुक सो टॉल, कि वो इतने लंबे दिखते हों। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला कि बहुत गहरी बात बोली गई है बेटा, कहा गया है आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, फिजिकली लंबे नहीं हो गए कि पहले कम लंबे थे और आज ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फ्रांस का उनका उसका जो देखने का नज़रिया है, आज अपने टीचर्स के प्रति, टीचर के प्रति, एम हैमिल के प्रति उसके मन में सम्मान जागा है, राइट। तो इसलिए उनकी इमेज बढ़ गई है, सम्मान फील कर रहा है वो अपने टीचर के प्रति, इसलिए वो उसके, उनका जो कद है वो बड़ा नज़र आ रहा है उसको। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई मैं मतलब ऐसे कुछ बोलना चाहते थे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ऐसे कुछ कहना चाह रहे होंगे, वो कंटिन्यू करना चाह रहे होंगे, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई चीज़ थी जिसने चोक्ड हिम, उनका जो गला था उसको चोक कर दिया, आवाज़ उनके मुंह से नहीं निकल पाई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं जारी रख सके, आगे बात जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए, टुक अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा उठाया, एंड बीरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और बीरिंग मतलब धारण करके, विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। अब देखिए यहाँ पे मतलब इतना भारी माइंड के लेवल पे इतना भारी, इतने फुल ऑफ इमोशंस हैं वो, कि उनसे चाक का टुकड़ा भी भारी लग रहा है, कह रहा पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति के साथ उन्होंने उठाया उसको। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और बड़े अक्षरों में लिखा उन्होंने, जितना बड़ा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा बेटा उन्होंने लिखा वाइब ला फ्रांस। वाइब ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। अब जैसे बोलो लिव लॉन्ग इंडिया, ठीक है, भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, तो उसी तरह से फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना जो सिर था उन्होंने, लीन मतलब झुका लिया, टिका लिया, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे अपना सिर झुका लिया, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने क्या कर दिया, इशारा कर दिया, संकेत कर दिया, मतलब बोल भी नहीं पाए, ठीक है, ये भी नहीं कह पाए कि बेटा चलिए घर जाइए, छुट्टी आपकी, ये भी नहीं बोल पाए वो। उन्होंने क्या, ही मेड अ गेस्चर टू अस, हमारी तरफ उन्होंने इशारा किया, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा करके बताया, क्या बोला, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या है, समाप्त होता है, स्कूल समाप्त किया जाता है, यू में गो, आप लोग जा सकते हैं। तो बेटा ये था एक बहुत ही सुंदर सा लेसन जो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिलेगी, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। आगे जितने भी लेसन्स हैं आपके क्लास 12th के यूपी बोर्ड के आप बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, सारे लेसन्स इसी तरह से कवर किए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी और लेसन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।